गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। और जो लोग बीमार हैं भी धीरे धीरे करेंगे तो सब लोग, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे। अब तो थोड़ी थोड़ी खबरें पॉजिटिव आने लग गई हैं कि केसेस जो हैं पहले के मुकाबले उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन थोड़ा स्पीड अब घट गई है और धीरे धीरे स्टेबल होके केसेस और फिर घटने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस दिन ऐसा होगा कि स्टेबल होके घटने स्टार्ट हो गए तो खुशी की बात होगी। और थोड़ा सा लोग भी सुधर गए, इस बार लोगों के व्यवहार में कंपैरेटिवली चेंज है। लास्ट ईयर इतना कॉन्शियस थे, डंडे पिटाई करने के बावजूद लोग नहीं मानते थे। इस बार लोगों को अपने आप भी भय है, क्योंकि बहुत क्लोज में भी लोगों को देख रहे हैं ना। टीवी में कितनी सारी पर्सनालिटीज हैं, हम देखते देखते 35 के 38 के लोग ऐसे 28 के जाते जा रहे हैं। तो इसलिए लोग थोड़े से कॉन्शियस हैं और अच्छी बात है, अपने जीवन को लेकर हर किसी को कॉन्शियस होना भी चाहिए। चलिए, कल हम लोगों ने टॉपिक अपना पढ़ के छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात पर जब पहुंचे थे हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और संविधान के बारे में थोड़ा सा पहले जानना जरूरी है। उस जानने के बाद वो क्लैरिटी आएगी पॉइंट्स को पढ़ने में। तो हम सबसे पहले बातचीत करते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसको पहले ध्यान से सुनना और समझना, फिर बुक्स से जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगी चीज। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, तो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से जानेंगे कि इससे पहले कौन सा बड़ा कोर्ट था, ये कब बना, इसकी बिल्डिंग का। लेकिन आज हमारा टारगेट संविधान से जोड़ के पढ़ना है, तो आज मेनली इसका रिलेशन संविधान के साथ बात करेंगे। आपका पूरा देश, पूरा सिस्टम, सब कुछ एक किताब के भरोसे चल रहा है। उस किताब को आप कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत भारी भरकम सी किताब है। और किताब में क्या होता है, आपके पास भी ढेरों किताबें हैं। बहुत बार किताब में लिखी चीज का हम अर्थ समझ नहीं पाते एग्जैक्टली कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। अगर आप कभी संविधान की किताब में भी अटकें, आपसे मेरा मतलब है आप और मैं तो क्या अटकेंगे, लेकिन बड़े बड़े मान लीजिए कोई लॉयर्स हैं, कोई सरकार है, कोई विपक्षी हैं, जो इस बात को क्लियर ना कर पाए किसी पॉइंट को कि इस बात का मतलब क्या है, तो उस कंडीशन में अगर विवाद उठता है कि संविधान में लिखी इस बात का मतलब क्या है, तो एक पार्टी कुछ कह रही है, एक पार्टी कुछ, यानी विवाद बीच में आ गया। अब उस विवाद की कंडीशन में कि असली मतलब क्या है ये कौन एक्सप्लेन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो आपके संविधान का अर्थ को एक्सप्लेन करता है। लिखा क्या है, लिखने वाले अलग लोग थे, वो क्या लिख गए, बहुत बड़ा संविधान, लेकिन उस संविधान की बहुत सारी चीजें आज भी एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन करने की पावर ना विधायकों के पास है, ना सांसदों के पास, ना पीएम के पास, ना राष्ट्रपति के पास। काम सब लोग करेंगे इस किताब के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कभी इस किताब पर ही विवाद हो गया, किसी शब्द पर, किसी क्लॉज पर, किसी पॉइंट पर, तो कि उसका अर्थ क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी आपके संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे सब लोग, लेकिन अगर संविधान में किसी पॉइंट की व्याख्या करने की, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। उस कंडीशन में पावर किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। आपके देश में जो कानून बनता है, ये कानून बनाने की पावर दी है आपके संविधान ने संसद को। कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो वो पावर है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की। लेकिन अगर ये संसद इस कानून को अपने फायदे के लिए बना ले, मान लीजिए आज बीजेपी है, अपने फायदे के लिए, सारे सांसदों, सारे विधायकों के फायदे के लिए कोई गलत कानून बना दे, तो आप और मैं तो बैठे रह जाएंगे। इस कंडीशन में अगर कानून गलत बनता है या आम आदमी के हक को खत्म करता है, मारता है, उसको पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करता है, तो संसद इस कानून को अगर बना के बैठ गई है तो आप सबके फायदे, मेरे फायदे, हम सबके जनमानस के फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई जज हो सकता है, कोई वकील, कोई टीचर, कोई भी आदमी अगर देखता है कि सरकार ने या संसद ने अपने फायदे के लिए कानून बना लिया और आम जनमानस का इसमें बहुत लंबे टाइम में नुकसान होगा, तो वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित, नाम देखो, जनता का हित, जनहित याचिका। आपके देश में इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। तो PIL सुना होगा ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसका फायदा पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है। और इसके लिए याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो जी, सरकार ने बना दिया कानून, भारत की जनता आधी अनपढ़, इनको समझ नहीं है, लेकिन ये 10-20 साल बाद ये नुकसान करेगा। तो कोई भी जनता का हितैषी आदमी, कोई वो लीडर हो सकता है, वो अपोजिशन का कोई भी आदमी,
जनरली अपोजिशन वालों को कोई चिंता नहीं है, लेकिन कोई मान लीजिए एनजीओ चलाता है, कोई रिटायर्ड बड़ा अफसर है, पढ़ा लिखा है, वो देख रहा है सरकार आज जो कर रही है इससे 20 साल बाद देश की स्थिति खराब होने वाली है, तो वो जनता के पक्ष में कहीं भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। और ऐसी याचिकाएं बहुत लोगों ने दायर की हैं जो एनजीओ चला रहे हैं या जो जनता के हितैषी हैं। आपके देश में कोई भी रिटायर्ड जज या कोई इस तरह का कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा है, वकालत करता था, वो जल्दी उनकी नजर पड़ती है। जैसे आप और मैं है ना, हम लोग आज के भारत से 20 साल बाद का भारत उतना समझ नहीं पाते क्लियर जितना ये लोग कानूनों के ज्ञाता समझ पाते हैं। कारण इनको तो कानून की एक एक नब्ज का पता है, हमें नहीं पता कि इन कानूनों का 50 साल बाद क्या लॉस सामने आएगा। हम कुछ बातें तो समझ पाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक सिक्के के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो वो सारे पहलुओं पर नजर उनकी पड़ती है जो लंबे टाइम में इतिहास के संविधानों को पढ़ते हुए आए हैं। तो आप और मैं जितना समझ, जैसे आप लोगों की समझ मुझसे भी कम है, मेरी समझ जो बहुत इस तरह के लोग हैं प्रबुद्ध व्यक्ति उनसे कम है, उनकी समझ किसी और से कम, यानी हर इंसान का एक लेवल है ना। तो जितना हमें दिखता है कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन आज भारत में कोई भी इस तरह की आप सुनते हैं जनहित याचिका, किसी को चिंता ही नहीं है। सरकारें कुछ भी बेचती जा रही हैं, नुकसान में जा रही है जनता, किसी को किसी की चिंता नहीं है। यानी कायदे से इस टाइम पे जो पढ़े लिखे जजेस वगैरह हैं उनको सरकार के खिलाफ या किसी भी बड़े एनजीओ को सरकार के खिलाफ जनहित याचिका डालनी चाहिए कि देखिए सरकार कितना गलत कर रही है। अभी मैं कल एक वो देख रही थी वीडियो, आपको पता चला होगा, एक राहुल वोहरा करके लड़का था, शायद मैंने कल भी बताया था, आई राहुल वोहरा यूट्यूबर था, बहुत अच्छे मुद्दे उठाता था। कल मैंने शायद बताया था कि उसकी डेथ हो गई, 35 साल का था, दिल्ली में। कल उसकी वीडियो उसकी वाइफ ने जैसे उसमें डाल दी कि देखो लास्ट वीडियो उसकी, उसमें उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 35 साल का लड़का है, कोई बहुत एज्ड नहीं है, और वो बता रहा है, उसने दिखाया वो पूरा सिस्टम, वो नाक पे लगा के कि कैसे ऑक्सीजन का पाइप, उसने कहा इससे ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना इंसान छटपटाता है, आज ये कंडीशन है। और जब उसने लगा के दिखाया ना तो उसने बताया इसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है। पता नहीं कितने लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो लगा तो दिए सिस्टम्स लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। आप सोच के देखो, किसी इंसान को जब सांस लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन मिल जाए ना तो उसकी तो प्राण वायु है, उससे तो वो जिंदा रह पाता है। ये सिस्टम जिनमें सिलेंडर्स नहीं है ना अब सरकार के पास, तो सरकार ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि हमने ऑक्सीजन लगा दी। तो उसकी वीडियो है, आप भी देख सकते हैं। उसकी वाइफ का नाम मुझे ध्यान नहीं है, प्रीति तिवारी क्या नाम है उनका। कल कई सारे चैनल्स ने उसको कवरेज दिया था कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम आदमी तो 100% मारा जा रहा है, और ये एक तरह का मर्डर ही तो है। मतलब इतना झूठ भी क्यों बोल रहे हो कि नाक पे वो लगा के सारा सिस्टम कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन नाम की चीज ही नहीं आ रही है। तो उस आदमी को जो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन मिलती है उसके बीच में भी वो लगा के नाक पे वो और रोक दी कि प्रॉपर ना वो आए ना वो आए। उसने जब ये वीडियो बनाई है ना तो उसकी आप आवाज सुनना, फील हो रहा है कि उसको बोलने में तकलीफ हो रही है। और बस लास्ट वीडियो है वो जिसने उसने बताया, और फिर उसने ट्वीट भी किया था कि अगर मुझे टाइम पे सही इलाज मिल गया होता तो मैं भी जिंदा रह सकता था। 35 साल का एक आदमी, क्या देखा उसने जीवन में, और देखो ऑक्सीजन की कमी में मारा गया। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी था, ठीक था, वेल नोन पर्सनैलिटी था, यूट्यूबर था, उसके वीडियोस बहुत बढ़िया देखे भी जाते थे, लेकिन उसको ऑक्सीजन की लास्ट मोमेंट पे, और इतना बड़ा अस्पताल। और 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रही थी, डॉक्टर हर्षवर्धन है ना, स्वास्थ्य मंत्री वाले डिपार्टमेंट जो पकड़ के बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी उसी अस्पताल में, ये जो राजीव गांधी अस्पताल है ना दिल्ली में, इसमें रोहिणी में, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी मुआयने पर गए हुए थे। मतलब पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे वो, पूरी कवरेज टीवी और ये सब की, देखिए कितना बड़ा सिस्टम है इसमें, और हमने तो एक एक आदमी की इतनी केयर की। 1 दिन 2 दिन बाद ही ये जो राहुल वोहरा है, ये उसकी हॉस्पिटल की सच्चाई मरने से पहले बता गए कि यहाँ ऑक्सीजन के ये सिलेंडर ये लगा तो दिए लेकिन इनमें ऑक्सीजन नाम की चीज ही नहीं चल रही। तो कितने लोग ऐसे मर गए, आप देखो कितने लोगों का दिन दहाड़े एक मर्डर ही तो हो रहा है ये। और कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, कोई लेने वाला नहीं इस बात को अपने सिर पे कि भाई हमारी गलती है। उन्होंने ये भी कहा है, तुम देखना उसको, कि भाई किसी को बुलाते हैं ना कि भैया देख लो जरा क्या दिक्कत है, तो कहते हैं हाँ आ रहे आने, 1.5-2 घंटे तक आते ही नहीं। जब सांस लेने में तकलीफ होती है ना, 1 मिनट अपनी सांस रोक के देखो, 1 मिनट, और 1 घंटे तक कोई अटेंड ना करे, तो कहाँ से बचेंगे आदमी। किसी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई ये है ही नहीं कि हाँ भाई मैं जिम्मेदार हूँ, प्रजा मर रही है तो मेरी जिम्मेदारी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मर गया राहुल वोहरा, ऐसे कितने राहुल वोहरा मर गए होंगे कल में, आज में, न जाने कितने मरेंगे अभी। तो आप देखो सिस्टम में कितनी बुरी हालत है। इस सिस्टम के खिलाफ कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी जिसको थोड़ी नॉलेज हो इन सब चीजों की, या बड़े बड़े जजेस के हाथ में तो बहुत आसान है ये चीज, उनको तो नॉलेज है, तो जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। लेकिन वही बात है कि सरकार से पंगे कौन मोल ले, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। कानून बनाती है संसद, संसद की गलत चीजों के लिए जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, और आपके देश में अगर गलत कानून बना देती है ना संसद, तो सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाता है कि ऐसे कैसे कानून बना दिया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज
आपके संविधान को लिखने वाले लोग अगर जिंदा होते तो बहुत दुखी होते। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमेशा जब तक भारत चलेगा तब तक कार्यपालिका यानी जो काम करती है, जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जो ये आपके प्रधानमंत्री और सारे मंत्री वगैरह हैं, ये और न्यायपालिका हमेशा अलग रहेंगी। दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, यानी दोनों बराबर हैं और दोनों अलग रहेंगी। ऐसा ना हो कि कार्यपालिका का प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ता रहे, नहीं, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी जजेस अगर मंत्री गलत कर रहे हैं तो उनको सजा दे सके, उनके बारे में बोल सके, इतनी आजादी होनी चाहिए, दोनों का अलग अस्तित्व हो। पर कितने दुख और बहुत शर्म की बात है कि आपके देश के बहुत सारे न्यायाधीश, अब एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है, न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिटायर्ड होते हैं ना, ये 62 में, ये 65 में, तो ये सीधे इसका रास्ता पकड़ने लग गए। यानी जजेस भी अब धीरे धीरे एमपीज बनने लग गए। तो अब जजेस आप देखो एमपीज बनते हैं तो उसका बैकग्राउंड वो अपने नौकरी के टाइम में तो पक्का कर लेते होंगे ना, निकलने के बाद तो कोई पूछेगा नहीं। यानी अब सरकार की एक अच्छी पैठ बन गई है न्यायपालिका के अंदर ही अंदर। और आप और मैं, आम आदमी, आज भी ये सोच के बैठा है कि हम सबके संविधान जो है, पूरे संविधान का रक्षक है न्यायपालिका। लेकिन धीरे धीरे कितने ही जजेस ऐसे हैं जो रिटायर हो के और एमपीज बनते जा रहे हैं। एमपीज कोई क्यों बना रहा है इनको? आप खुद समझदार हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीशों को एमपीज बनने की क्या जरूरत रह गई थी? भैया तुम्हारा काम अलग था, तुम्हारी जिम्मेदारी अलग थी, तुम्हारी समझ अलग थी, और यहाँ आके तुम क्या काम करोगे, क्या जिम्मेदारी निभाओगे, और तुम्हारी कैसी समझ किस स्तर पे चली जाएगी। जैसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरत आन पड़ी कि आपकी न्यायपालिका से रिटायर हो के लोग कार्यपालिका का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल तो है। और चलो मैं एक बार सोच भी लूं कि नहीं है गोलमाल, तो तुम कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हो सोसाइटी में। याद है अभी कुछ सालों पहले आपके जो पिछले चीफ जस्टिस थे, जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, अब तो बोबड़े जी भी हट गए ना, इनसे पहले जो थे, जब वो नहीं थे चीफ जस्टिस, जज थे वो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के ना कई सारे 4 जजेस, बड़े सीनियर मोस्ट 4 जजेस ने एक दिन बैठक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर बेंच लगवा के, और यहाँ पूरा मीडिया भरा हुआ था, और इन 4 जजेस ने अपनी चेयर डाली थी, और इन चारों जजेस ने कहा था भारत में लोकतंत्र खतरे में है और भारत में न्यायपालिका जो है वो, उसमें भ्रष्टाचार बहुत अंदर तक घुस गया है। ये कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी बात है अगर पढ़े लिखे लोग हो समझने वाले, कि ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी और ऐसा क्या घपलेबाजी अंदर हो गई जो 4 सीनियर मोस्ट समझदार सेंसिबल जजेस को पब्लिक के सामने आके और मीडिया में ये बात रखनी पड़ी। अखबारों में आया था, लेकिन आप देखो कितनी जल्दी वो बात इधर उधर कर दी गई। अगर कोई आम आदमी फंस जाए ना तो उसको इतना ज्यादा बुरी तरह चारों तरफ से घेर लेता है पूरा प्रशासन, पुलिस, सब कुछ। और जब ये इतने बड़े जजेस जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जिनको आप कहते हैं न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश से बड़ा होता है न्यायमूर्ति, न्याय की मूर्ति है, जो जबान से निकाल दिया वो बिल्कुल पक्की बात मान ली। उन 4 जजेस ने, सीनियर मोस्ट जजेस ने आके कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार तो है ही, बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। और वही जजेस देख लो आप बाद में अब फिर वही काम कर रहे थे, उनमें से एक ये सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर कोई आदमी अंदर की इतनी बात की तरफ इशारा कर रहा है, अगर विदेशी होते ना इस तरह से, तो उन सबके ऊपर कोई ना कोई शिकंजा कस गया होता कि भाई कौन है, किसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। आपके देश में किसी को कोई मतलब नहीं। उन्होंने आके स्पष्ट ये कहा कि गड़बड़ चल रही है, लेकिन उस पर हुआ क्या? ना कोई उस पर बैठक बैठी, ना उस पर डिस्कशन हुआ, बस आके 2 दिन मीडिया में और बात रफा दफा हो गई। आज तक आपको नहीं पता कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा, और इस कहने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण था जो जनता को मतलब ही नहीं ना, जनता को इतनी समझ कि वो सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। आपके देश की आज कार्यपालिका और न्यायपालिका एक जैसी बनती चली जा रही हैं। कभी ये दोनों बराबर थी और कहा था अलग अलग काम करो, तुम अलग तुम अलग। न्यायपालिका जो है वो किसकी गलतियों पे नजर रखती थी? कार्यपालिका। अभी भी कई बार पढ़ते हो ना, दिल्ली ने जब सरकार ने कहा कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पढ़ा था आपने? कोर्ट ने क्या वो किया कि हमें नहीं पता, चोरी करो, डाका डालो, कहीं से लाओ, सिलेंडर मुहैया कराओ, लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं। तो वो देख लो कैसे सिलेंडर मुहैया कराए कि वो नकली वो लगा के, ना उसमें ऑक्सीजन आती है ना कुछ, लेकिन कहने को तो कर ही दिए। तो दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि हमें नहीं पता कहाँ से अरेंज करोगे, लेकिन अरेंज करो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी औकात है आपके संविधान के अकॉर्डिंग कि ये सरकार के गलत कामों पे सरकार को टोक सकती हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अब सरकार भी इनके बराबरी पर आ गई है और उन्होंने धीरे धीरे करके इनको लालच कह लो, कुछ भी कह लो, अपने फेवर में लेना स्टार्ट कर दिया। और ऐसी एक लंबी लिस्ट बन गई जो न्यायाधीश के पद से रिटायर होके और राज्यसभा में जाके बैठ गए।
तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भैया उनका पहले से प्लान रहा होगा, आपसी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें रही होंगी जो गलत है। और गलत किसके लिए है? आपके और मेरे लिए। सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है देश की, अगर वो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे तो ये देश का नुकसान होगा। आप जो मुझे सुन रहे हैं अपना फायदा देखें, नुकसान नहीं है भाई, अपना फायदा देखो, तुम मेहनत करो, नौकरी लगो, अपना घर बनाओ, अपने पिताजी के लिए कुछ काम करो, अपनी माँ के लिए कुछ काम करो, अपने लिए काम करो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करो, तुम प्लॉट खरीदो, तुम घर बनाओ, तुम गाड़ी खरीदो, बहुत अच्छी बात है। इन सब में तुम्हारा फायदा, और अपना फायदा देखना हर किसी की जिम्मेदारी है, उसका ड्यूटी भी है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ अपना फायदा देखे, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ अपना फायदा देखें, या किसी राज्य का सीएम सिर्फ अपना फायदा देखे, या किसी जिले का डीसी सिर्फ अपना फायदा देखे, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये भी तो इंसान है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आपने और मैंने मिलके इन लोगों को एक जिम्मेदारी दी हुई है, और जिम्मेदारी जिसके कंधों पर होती है ना, उसको तो लास्ट तक अपना फायदा नहीं देखना होता। अब घर परिवार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो घर के सबसे सीनियर मोस्ट आदमी पर है। घर में अगर कोई भी कमी है तो उसको चिंता होती है, घर के सबसे छोटे को चिंता थोड़ी होती है। तो ये जनता तो सबसे छोटे बच्चे की तरह है, ये अपना अपना कर लें वो बहुत है। लेकिन अगर पीएम भी अपना अपना करने के चक्कर में है, सीएम भी अपना अपना करने के, और आपके राज्यपाल और सब लोग, तो फिर आपका देश बहुत ज्यादा पता नहीं किस गड्ढे में जाके गिरेगा। और ये दिखती बात है, आप इस चीज को फील करो। देश पिछले 15-20 सालों में जहां था उससे और नीचे आ गया। 2005 में 6 में धीरे धीरे देश में ना एक विकास का रास्ता पकड़ा था। विकास ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने किया, वो अलग बात है, वो बिल्कुल ही अलग बात है। हम यहाँ पार्टियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे आप देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपकी समझ अच्छी बने। 1996 1996 आपके यहाँ पे कमीशन आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम सरकार क्या थी, इस टाइम किसकी सरकार थी, हम बात ही नहीं करेंगे, हम सरकार को एक तरफ फेंकते हैं। सरकार से हमें क्या फर्क पड़ता है किसी भी पार्टी को? हमें मतलब है हमारे लिए क्या किया। कांग्रेस है तो भी हम यही पूछेंगे हमारे लिए क्या किया, और बीजेपी है तो भी, क्योंकि हमें अपने जीवन से, अपने समाज से मतलब है, उनकी पार्टीबाजी से या उनका कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देश के लिए काम करो, चाहे कोई बनो हमारी तरफ से। 1996 में आपका जो ये पे कमीशन आया, पे कमीशन, इसने सैलरी में बहुत हाइक किया, बहुत तनख्वाहें बढ़ाई। इसके बाद 2006 में पे कमीशन आया, और फिर 2016, 10-10 साल में पे कमीशन आता था। 1996 में जब सैलरी थी ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने से देती हूँ जो हमारे साथ था। 1996 से पहले, यानी 92, 93, 94 में एक आम टीचर की सैलरी ना लगभग 2000 रुपए थी, सिर्फ 2000 रुपए। तो उस टाइम 2000 भी ठीक है, कोई नहीं, चल जाता था घर। 1996 में जब पे कमीशन आया तो सैलरी बढ़ के ये 2 से और 8000 हो गई थी। 8000 तो अच्छी सैलरी थी उस टाइम पर। 8000 मतलब बढ़िया कि चलो घर परिवार अच्छा चल पड़ेगा 1996 में। उसके 10 साल बाद 2006 में जब पे कमीशन आया तो सैलरी में बहुत हाइक हुआ। और फिर ये मैं स्टार्टिंग की सैलरी बता रहा हूँ जिनको लगते ही मिलती थी। 2006 में लगते ही लोगों को 25,000 मिलने लग गए उसी पोस्ट पर। और 2016 में ये हाइक गया 2016 में। अब देखो, मैंने बीजेपी और कांग्रेस नहीं बोला, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी, कांग्रेस, सब लोग हैं यहाँ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने जीवन की बात करेंगे। आज 2016 में उसके बाद जो लगते हैं उनकी लगते ही सैलरी है 54,000। अब तुम अपने आप पे रख के देखो इसको, अगर तुम नौकरी पे लगते 1992-93 में, तो जिस तनख्वाह पर तुम 2000 पे थे, फिर 4-6 साल बाद जब पे कमीशन आया तो तुम 8000 पे आ जाते। फिर अगर मान लीजिए कोई 2005 में लगा तो उसको 2006 में वो लगा तो इतने सैलरी पर था, 8 के आसपास वाली पर, फिर तुरंत से हाइक मिला 25,000 का, तो कितनी बड़ी सैलरी। और अब जो लगते हैं वो सीधे लगते ही 54,000। ये मैं स्कूल के टीचर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है, मैंने उसको करीब से देखा है। आज लगते ही पहली सैलरी दिल्ली में 54,000 रुपए है। आप ये देखो, इतनी सैलरी होने के बाद अगर घर में 2 तनख्वाह आती हैं तो घर का स्तर बढ़ गया, घर का स्तर बढ़ गया। घर में फ्रिज भी अच्छा आ जाएगा, एलसीडी भी अच्छा आएगा, सोफे भी अच्छे आएंगे, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, आप घर के सामान भी अच्छे लाएंगे, आप मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे क्योंकि आप अच्छा कमा रहे हैं। अब आप मार्केट में जाते हैं, आप जहां पहले सिर्फ 2 बेडशीट रखते थे एक बेड की, अब वहां आप 6 बेडशीट रख सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा खूब आ रहा है। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, आपने जब चीजों की खपत ज्यादा की तो आपने डिमांड ज्यादा की। डिमांड ज्यादा की तो मार्केट में अब जहां पहले सिर्फ 2 चादर आप खरीदते थे, आप 6 चादर खरीद रहे हैं, यानी उस शॉप पे डिमांड बढ़ गई ना, वो आगे डिमांड भेजे, भैया आप ज्यादा, अब आप जैसे अगर 50 परिवार, 5,000 परिवार, 50,000 परिवार, 5 लाख परिवार हैं, 50 लाख हैं, तो
तो फिर देखो देश में इकोनॉमी कैसे अपने आप आगे बढ़ गई। सरकार कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी को जब तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं तो पैसा खर्च करता है, और जब वो पैसा खर्च करता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वहां की फैक्ट्री में मजदूरों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। जब मजदूरों को रोजगार मिलता है तो उनके पास भी पैसा आता है, उनके पास पैसा आता है तो जो जो चीजें वो यूज करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है। जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो जिस मार्केट में उनका सामान बनता है वहां के मजदूरों को नौकरी मिलती है, फिर उनको तनख्वाह मिलती है, फिर उस चीज की डिमांड। ये एक ना सर्कल है। इकोनॉमी जब एक बार सर्कल में आगे बढ़नी स्टार्ट होती है ना तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, 16 में भी बीजेपी ही थी, मैं ये नहीं कह रही कि इनके टाइम में नहीं बढ़ी, 16 में बढ़ी थी, लेकिन अब पिछले से पिछले साल बीजेपी सरकार ने कह दिया आगे से प्लानिंग, ये जो है अपना पे कमीशंस नहीं आएंगे। पे कमीशंस नहीं आएंगे तो बहुत इजाफा होना भी पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी की तनख्वाह कम होगी तो वो खर्चे बढ़ाएगा थोड़ी, वो तो खर्चे घटाएगा। अब जैसे जिसके तनख्वाह अच्छी, मान लीजिए पे कमीशन आते जाते, तनख्वाहें बढ़ती जाती, तो उससे क्या होता, चीजों की डिमांड बढ़ती, तो लोग ज्यादा चीजें, अब पहले क्या था, घर में एक अलमारी में ही सबको एडजस्ट करना है, अब पैसा आने लग गया तो भाई हस्बैंड वाइफ अलग अलग अलमारी यूज कर सकते हैं। फिर अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के लिए भी एक अलमारी। तो सोचो जहां वो पूरा जीवन, हमारे अपने घरों में देखें, हमारे पूरे घर में पूरे परिवार के पास एक ही तो अलमारी थी, और वो भी मेरी मम्मी को अपने दहेज में मिली थी, मतलब उनके पिताजी ने दी थी। उस अलमारी के अलावा हमारे घर में हमारे लिए कोई अलमारी नहीं आई। लेकिन आज आप देखो जो थोड़ा सा भी कमाते हैं, भाई अपनी अलग अलग, हर बच्चे के पास कबर्ड होती है, स्कूल का सामान रखने की अलग, वार्डरोब कपड़े रखने की अलग। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि पैसा है। ये पैसा अगर आएगा ना जनता के हाथ में तो ही जनता खर्च करेगी, और जब जनता पैसा खर्च करेगी तो ही चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे पूरे सिस्टम में बदलाव आता है। आप ये देखो आज जो आपके देश की हालत है ना, 2020 में, ये कई बार मैं और परिमल से डिस्कस करते हैं, 2020 ने लोगों को पैसा बचाने की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया 2020 में। 2019 जो था ना, उस टाइम तक लाइफस्टाइल क्या था, हर इंसान जैसे ही कुछ भी मतलब इंडिपेंडेंट हुआ ना, 18 प्लस हुआ, थोड़े पैसे का कोई जुगाड़ हो गया, भी पैसे कमाने लग गया, तो तुरंत से पहली नौकरी लगते ही इंसान क्या करता था, बाइक ले ली किश्तों पे। तुरंत से थोड़ा सा पैसा आया, कुछ भी एक सामान किश्तों पे ले लिया, ईएमआई बनवा दी। ईएमआई जानती हो ना, इक्वेटेड मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है। मान लीजिए किसी ने, कोई लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है, इसको जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब। अब 21 साल का है, घर परिवार में बहुत तगड़ा कोई कामकाज नहीं था, घर अच्छा नहीं था, तो ये देखता है कि यार इतने साल पिताजी माँ हैं, भाई जिसका बेटा 21-22 का है तो उसके पिताजी 50 के आसपास आ गए। माँ अपने बेचारों ने वही टूटे फूटे से 1-2 कमरे में जीवन काटा था, न माँ के पास ढंग की रसोई थी, मतलब हर चीज की दुर्गत थी, बस जीवन काटने वाला काम था। अब इस लड़के के मन में आता है कि यार मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल गई है, अभी कोई मेरा अपना पर्सनल घर परिवार भी नहीं है, तो मैं क्यों ना घर बना लूं। ये अपना लोन उठा लेता है। मान लीजिए इसकी तनख्वाह है, एक छोटा मान लेते हैं, कांस्टेबल ही लगा, तो इसको 35,000 40,000 के आसपास मिलने लग गए, तो इसने लोन उठा लिया। लोन जो है ना, वो अपनी तनख्वाह पे, जो आपकी सैलरी होती है ना, इसके हिसाब से मिलता है। आपकी सैलरी, ऐसे नहीं कि कितना ही लोन उठा लो, सैलरी को देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, कुछ गुना होता है कि भाई इतने गुना मिल जाएगा। तो जो 35,000 रुपए कमा रहा है, मान लीजिए ये 20 लाख का लोन उठा लेता है, 20 लाख का, 20 लाख का इसने लोन उठा लिया। 20 लाख में जो इसका पुराना घर था इसने वो तुड़वाया, और गाँव में ही अपना बढ़िया घर बना लिया, जिसमें इसने 4-5 कमरे डाल लिए, एक अच्छी किचन बना दी। उस माँ ने बेचारे ने, जिसने सदा वो किचन, आधे तो गाँव में किचन के नाम पे कुछ होता ही नहीं ना, भाई एक कमरे में ऐसी बस एक वो डलवा दिया ऐसे, और उस पर अपना 2-4 बेचारी माँ जैसे तैसे बर्तन रख लेती है, वहीं उसके नमक के, चीनी के, मिर्च के और इनके डिब्बे रखे होते हैं। एक बढ़िया लाइफस्टाइल जीने का हक हर किसी को है, और ये हमारे पेरेंट्स के टाइम तक तो पैसा ही नहीं था इतना। लेकिन अब जो लोग हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, तो अपने माँ बाप को कम से कम इतना सुख दे देना चाहिए कि वो भी एक अच्छा जीवन देख के तो जाएं कम से कम, कि हाँ एक अच्छे किचन में काम करने का मजा कितना होता है। वरना उस माँ को बेचारी को आटा गूंदने के लिए पानी कहीं से लाना पड़ता है, बर्तन कहीं दूर जाके धोती है, दूसरी तरफ जाके, एक चाकू धोना है तो उसको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो लाइफस्टाइल है, इसमें कितना हेक्टिक है, कितना थकती हैं महिलाएं। आप कभी, अब जैसे आजकल हमारे घर में ना, पवन सर की वाइफ जो है बीमार है, तो मुझे किचन का काम करना होता है, तो मैं फील करती हूँ किचन का काम बहुत थकाने वाला है। हम जिन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देते, हम सोच लेते हैं अरे ये क्या काम है, वो सच में बहुत टाइम कंज्यूमिंग और थकाने वाला है। आज मैं सुबह 7:30 बजे खाना बनाने लगी थी, और मुझे लगभग 10:30 बज गए थे, मतलब किचन समेटने में ही 3 घंटे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको लोग कुछ मानते ही नहीं है, उस काम में 3.5 मतलब 3 घंटे प्लस लग गए, जिसमें
सोचने की मैंने खाना नहीं खाया, मैं बिना खाना खाए ही क्लास लेने आ गई थी, मैंने नींबू पानी और वो सब ले लिया था। तो आप ये देखो, औरतों को तो रोज यही काम करना है, तुम्हारी माओ को कितना काम करना है तुम सोच थोड़ी सकते हो। जब ये अपने पे आती है ना तब अकल आती है कि कितना काम है, कितना थकाने वाला काम है। और ये तो तब है जबकि सारी चीजें एक जगह है। मैं कई बार सोचती हूँ औरतें जो गाँव में रहती हैं, जिनको बर्तन धोने घर के दूसरे कोने में जाना पड़ता है, बाल्टी लेके और वो बर्तन धोना, फिर वहां बैठ के फिर उसको उठा के दूसरी जगह लाना, आटा गूंदने का कहीं और से, मतलब बड़ा फैला हुआ काम होता है, बहुत बहुत हेक्टिक है। तो तुम सबको ये सोचना चाहिए कि जिस दिन कामयाब हो जाओ ना, इन माँ बाप को भी कुछ दिन सुख के जीने का मौका मिलना चाहिए। इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए उसने 20 लाख लेके और बढ़िया घर बना दिया, लेविश घर, तो अब इसको चिंता नहीं है क्योंकि इसको पता है कि मेरी तनख्वाह आएगी हर महीने। और मान लीजिए उसमें से 8,000 रुपए कट रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, कटते रहेंगे 20 साल तक, 30 साल, जितना भी उसने लोन उठाया 8,000 कटते रहेंगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि घर बनने के बाद ये मानो इसमें से 8 गए तब भी 27, 1,000, 26, 25 कुछ तो आए, 25-26 में आराम से उस घर में मजे भी तो आ रहे हैं ना, लाइफस्टाइल भी तो बढ़ गया, आराम से जीवन कटेगा। तो ये जो चीजें थी ना, ये तब पॉसिबल थी जब तनख्वाहें बढ़ती जाती थी, क्योंकि इंसान सोचता था कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और बढ़ती भी थी। मैं जब लगी थी तो मेरी सैलरी 5,000 थी। जब मैंने अब नौकरी छोड़ी है ना, जिससे अब मेरे संगी साथी जो हैं वो 80,000 से ऊपर है, सारे लाख के हेर फेर में। मेरी बड़ी सिस्टर 1,07,000 रुपए लेती है महीने के। तो आप ये देखो 5,000 से 1,00,000 तक का सफर हो गया। कारण हर साल देश में 10 साल बाद पे कमीशन आता था, और हर साल वैसे इंक्रीज होती है सैलरी, हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं। अब ये इंक्रीमेंट ना लगे तो सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। अब ज्यादा नहीं बढ़ेंगी तो खर्चे बहुत ज्यादा नहीं करेगा आदमी, आदमी हाथ को ना सिकोड़ेगा। 2020 में सारी दुकान जो थी वो बंद पड़ी रही। 20 में जब लोग बाहर भी निकले ना तो डरते थे पैसा खर्च करने से। क्यों? क्योंकि 21 जैसा आभास किसी किसी के मन में था। अब 21 ने चीजों को और डरा दिया। कल हम ऊपर बैठे हुए छत पे, हमारे पास ही ये बनता है सामान, घरों में जो ये अलमारी वगैरह होती हैं, तो हम वैसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि अब लोग जो हैं चीजें नीड फील करनी बंद कर देंगे। अब पहले क्या था, हर साल दिवाली पे कुछ ना कुछ नया आ गया, कुछ ना कुछ इस तरह का खर्चा कर दिया। पिछले साल लोगों ने एक भयावह स्थिति देखी, भाई कामकाज बंद हो जाता है लोगों का, खाने कमाने का बिल्कुल कोई साधन नहीं बचता। तो अब इस साल फिर वैसा ही है। तो इससे जानते हो क्या होगा, इससे खर्च करने की आदत घटेगी, उससे देश का फायदा नहीं होगा। आपका देश चलता है जब हर आदमी कुछ ना कुछ पैसा खर्च करता है, क्योंकि जो खर्च करता है वो कमाता है, और जो कमाता है वो कहीं ना कहीं टैक्स भी देगा, चीजें यूज करेगा, हर चीज पर जीएसटी देगा। तो इकोनॉमी अगर आगे बढ़ानी है ना, तो इंसान को खर्च करने वाला बनना चाहिए, और खर्च करने से पहले कमाना पड़ता है। तो हर आदमी कमाने की सोचता है, फिर वो खर्चे की सोचता है। अब जब वो खर्चे से को अवॉइड करने लगेगा तो कमाने की तरफ भी कम चलेगा। अब आप देखो, पिछले साल जो लोग बिहार चले गए थे, या एमपी चले गए थे, यूपी चले गए थे, उसके बाद बहुत थोड़े लोग तो वापस आए ना उठ के कामकाज पे। जो दिल्ली छोड़ के चले गए, हरियाणा छोड़ के चले गए, क्या वो सारे वापस आए? नहीं, सारे वापस नहीं आए, एक बड़ी आबादी वहीं रह गई। इस साल फिर देखो कितनी सारी बस भर भर के, जैसे ही अंदेशा हुआ कि लॉकडाउन लगेगा, कितने लोग चले गए ना। हो सकता है वो वापस ही ना आए कभी भी। कोई बड़ी बात नहीं है कि सब लोग वापस ना आए, क्योंकि उन 2 सालों में वो सीख गए कि कम में भी कैसे काम चलाना है। और किसी उनके लिए तो भाई दिल्ली जाना, हरियाणा जाना, विदेश जाना बराबर ही हो गया ना। अब कितने सारे लोग हैं जो सोचेंगे छोड़ो यार, अपने गांव में ही रह के काम कर लेते हैं, थोड़ा कमा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन रहेंगे तो अपनी मिट्टी के साथ। तो जो एक आशा लेके इंसान निकलता था दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ, वो तो अब कैसे निकलेगा बाहर? अब वो सोचेगा मैं जहां हूँ, जैसा हूँ, कम से माँ बाप के पास तो हूँ, कल को मर भी जाऊं तो माँ बाप के सामने तो हूँ, या माँ बाप मर जाए तो मुझे दिख तो जाएंगे, वरना तो बैठा रहूंगा, आवाजाही भी प्रतिबंधित हो जाएगी। तो इन सब चीजों ने ना धीरे धीरे देखना 2 सालों में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नुकसान देखने में आएगा। 2022 आपके देश के लिए बहुत भयावह होगा, क्योंकि इस साल सरकार कह देगी हमें टैक्स ही नहीं मिला। भाई टैक्स तब मिलता है ना जब लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं। जनता बाहर निकल ही नहीं रही, लॉकडाउन है तो कहाँ निकल रही है। जो पहले करोड़ों के बिजनेस थे, लाखों के, उन सबसे उनका तो फायदा था ही था, जो दुकान चला रहे हैं, मॉल चला रहे हैं, लेकिन उससे फायदा देश का भी तो था, जीएसटी मिलता था, सब कुछ बंद हो गया। तो इन सबका नुकसान लंबे टाइम में आपको समझ में आएगा। हम वापस आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा चालाक है। देखो कैसे सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है संविधान में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट गलत के लिए खड़ा भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब फिलहाल किसी के लिए कुछ नहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लिए जरूरत पड़ने पे ध्यान देते हैं। कोई अगर उकसाएगा तो ये काम कर भी देगा सुप्रीम कोर्ट। भाई बहुत बड़ा कोर्ट है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी काला साया मंडराया था। सरकार ने क्या किया, 2014 में आपकी सरकार आई थी आपकी मई जून में। दिसंबर में इन लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा बहुत जल्दी तुरंत में आनन फानन में एक बिल पेश किया,
उस बिल पे बहस की और उसको पारित कर दिया, उसको पास कर दिया। ऐसी राज्यसभा से सेम पारित करा दिया और राष्ट्रपति जो था इसने साइन कर दिया। बहुत जल्दी हुआ ये दिसंबर के अंदर सारा कुछ हो गया 2014। और 2015 की जनवरी में आपके देश में संविधान में एक नया चेंज कर दिया। उस चेंज को नंबर दिया 99th अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन। इसमें किया क्या इन्होंने, क्यों बताया जा रहा है ये? इन्होंने क्या किया, सरकार ने कहा अब के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस लगेंगे, जो नियुक्त होंगे, जिनको रिक्रूट किया जाएगा, उनको एनजैक के थ्रू लगाया जाएगा। ये एनजैक क्या है? ये है नेशनल जुडिशियरी, यानी न्याय से संबंधित जो नेशनल जुडिशियरी एक कमीशन बनेगा जो जुडिशियल सर्विसेज में लोगों को रिक्रूट करेगा। जैसे एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन होते हैं ना, उसमें आप पेपर देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है कुछ पोस्ट पे, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फिर आपको नौकरी मिलती है। ऐसे ही ये कह रहे थे एनजैक बना दो, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी पूरे देश में जो जुडिशरी के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, इनकी अपॉइंटमेंट एक कमीशन करेगा। तो इससे क्या दिक्कत होगी? इस कमीशन में पीएम होगा, इस कमीशन में एक आदमी होगा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेगा, उसमें और भी लोग होंगे। एक पूरा कमीशन मतलब एक आदमी नहीं तो कई आदमी होते हैं। विधि मंत्री भी होगा, जिसको आप कानून मंत्री कहते हैं, लॉ मिनिस्टर कहते हैं आप, और प्रधानमंत्री होगा, कुछ जजेस भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये कौन होते हैं बताने वाले कि हमारी सर्विस कैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आएंगे, और अगर ये लोग इसमें होंगे तो ये तो भैया हमसे हमारी मर्जी करने नहीं देंगे, हमें नहीं, हमें अपने हिसाब से चलने देंगे, क्योंकि एक दबाव रहेगा ना। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो मेरे सिर पे किसका हाथ हो? पीएम का। और पीएम कह रहा है कि ये वाला मामला रफा दफा करो, तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रफा दफा नहीं करूंगा तो मुझे तो भैया सुनने भी नहीं, मेरी बात कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट को फील हुआ कि ये गलत होने वाला है। और अगर जैसे इन्होंने कितनी जल्दी किया, ये पढ़ के देखना आप 99th अमेंडमेंट को गूगल पे, 1-1.5 महीने में सारा काम। वैसे तो इनको कानून बनाने में लग जाते हैं 20-20 साल, 30-30 साल। कभी बिल आया था 70s में, अब जाके उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें इन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई क्योंकि ये इनसे जुड़ा नहीं था ना, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा था, जनता से नहीं। तो ऐसा अपना 20-25 दिन में सारा काम करके और बैठ गए। जनवरी में खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट अपने हक के लिए और बोला ये 99th अमेंडमेंट आपने किस बेसिस पर कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपका हावी होना कहीं लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं? मूल संविधान उठा के पढ़ लो, उसमें लिखा था न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, और आप कौन हैं ये बताने वाले कि हमारी कमीशन में कौन होगा और कौन नहीं होगा? ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फायदे के लिए अपनी गलत जो नीति बनने जा रही थी, जो बन गई थी, बनने क्या जा रही थी, बन गई थी, साइन हो गए थे राष्ट्रपति के, उसको रोक दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसके ऊपर बहस करो, और तुमने ऐसे कर कैसे दिया? इसके ऊपर पूरी बहस छिड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सरकार का वकील गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे उनके बीच में खूब बहस हुई, और फाइनली सरकार को मानना पड़ा कि सरकार गलत करने जा रही थी। करने क्या जा रही थी? बना दिया था कानून, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया अपने हक के लिए। नहीं तो आपके देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी पीएम के थ्रू बने होते, तो सारे जजेस वही करते जो पीएम चाहते। तो इस तरह से एनजैक को अवैध घोषित कर दिया। ये इनवैलिड है, ये इलीगल है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देखो, अपने हक के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत खड़ा हो गया, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर सारी कार्यवाही कर दी। तो इसको पढ़ के ऐसा फील होता है कि अगर सरकार चाहे ना तो ये सब दिखावट जो करते हैं कि भाई सालों साल लगेंगे, सालों साल, कुछ नहीं लगेगा इनको 1 महीना लगेगा अगर ये ढंग से काम सुधारना चाहे तो। वो अलग बात है कि सरकार सुधारना नहीं चाहती, अदरवाइज अपने लिए तो बहुत जल्दी 99th अमेंडमेंट 1 महीने में कर लिया। उसमें बहस इसमें लोकसभा में भी हो गई, राज्यसभा में राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए 1 महीने के अंदर। और वैसे कोई हक की बात हो, लोगों की, किसानों के बिलों की बात हो, कोई भी उठा लो, ये 20-20, 30-30 साल खा जाते हैं। आम जनता के हक की जिसमें बात होती है ना, उसमें इनको सदियां लग जाती हैं बनाने में। और अपने हक की बात थी, जहां अपनी सुप्रीम पावर हाथ में दिख रही थी, वहां महीने में सारा काम कर दिया। तो सब कितने चालाक हैं देख लो, अपने फायदे के लिए सब एक्टिव होते हैं। आम आदमी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने फायदे की चीजें देखते हैं। जिसमें आम आदमी का हक है ना, उसमें किसी कोर्ट को भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। वो भी कहाँ, आप देख लो, किसानों के पक्ष में कोर्ट्स बस छोटी मोटी बात कहते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर एक्शन कहाँ लेने के लिए कह रहे हैं? नहीं तो सरकार सीधी होकर एक्शन ले ले। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाया गया, ये उस किताब की रक्षा करता है। संविधान की व्याख्या करना
यानी एक्सप्लेन करना, और केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया। तो ये जो इतनी देर से मैंने बताया, ये पॉइंट सारे वही हैं, अब पढ़ के समझ में आ जाएंगे। किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है। जैसे आपके देश में एक सरकार की चलती है, इकहरी नागरिकता। आप इंडियन हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, वो हम वैसे बोलते हैं लोकल, लेकिन आप नेशनैलिटी को सिर्फ एक बताते हैं कि हमारी नेशनैलिटी इंडियन है। ठीक है। इकहरी न्यायपालिका है आपकी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यूपीएससी जिसका मैंने नाम लिया। राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकार है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो राष्ट्रपति की पावर्स चलेंगी। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, आपके राज्य बहुत हद तक केंद्र पर ही निर्भर हैं बहुत सारी चीजों में। अब ये जो अरविंद केजरीवाल है, वो जो लाइव किया था पीएम मोदी के साथ मीटिंग, क्यों की थी? क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए पूरा देश का हर राज्य केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और आप खुद देखो केंद्र सरकार क्या करेगी, जहां जहां उनकी सरकार है ना, वहां वहां तो सिलेंडर पहुंचाएंगे फटाफट, और जहां उनकी सरकार नहीं है, क्योंकि किरकिरी तो सरकार की होती है ना, जो सरकार सत्ता में बैठी है वहां पहुंचाएंगे आराम से। तभी तो पीएम की बैठक को लाइव किया था केजरीवाल ने, ताकि वो उनको भाई वो भी ये दिखाए ना कि देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पीएम ने हाथ पीछे खींच रहे हैं। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत ये संकट काल की घोषणा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। ये आपको संकट काल जब पढ़ाऊंगी ना राष्ट्रपति, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि जब राष्ट्रपति अपना इमरजेंसी की पावर यूज करता है तो सारी व्यवस्था एक हो जाती है। जैसे पिछले साल हुआ था ना, जब ये पेंडेमिक फैला पिछले साल, तो पीएम मोदी ही सब कुछ बताते थे। ताली बजाओ, मोदी ने बताया, थाली बजाओ, मोदी ने बताया, ये करो, मोदी ने। इस बार मोदी जी ने क्या किया, सब सीएम अपने आप देखो, मुझे नहीं पता कि किसको क्या करना है। ना वो लाइव आते उतना बढ़िया, और ना ही लोगों से बातचीत करते, ना कोई उनका किसी भी तरह का इंटरेक्शन है। तो ये बता रहे हैं आपातकाल जब होता है ना आपके यहाँ, तो एकात्मक व्यवस्था बदल जाती है, फिर एक हीरो बन जाता है बस देश में, आपके देश की एक सरकार, राज्य की इंपॉर्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। आपके देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे, बाद में एक हटा दिया गया, मौलिक से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया। पहले हर लड़के का हक था आपके देश में, क्योंकि वो सिर्फ पैदा हो गया, बाप की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है, दादा की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार को यहाँ से हटाना पड़ा। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, आपके संविधान को 44वीं बार बदला गया और कहा गया अब के बाद पेरेंट्स की मर्जी है, वो अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी को अपने बेटे को दें या ना दें। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो थे पेरेंट्स की केयर करते नहीं थे, बस पैदा होके सिर्फ वो प्रॉपर्टी के मालिक अपने आप को समझने लगते थे। तो पेरेंट्स ने क्या किया, अपने इस कानूनी अधिकार का यूज किया, और जो निकम्मे नालायक लड़के थे तो उनके बारे में अखबार में बस 4 लाइन लिखवाते थे कि मैं फला गांव का निवासी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्रवधू मेरे कहे से बाहर है, इनका मेरी चल अचल संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है। आप पढ़ना, आपके गाँव के आसपास किस तरह के आपको लोकेलिटी के लोगों के नाम मिलेंगे। तो ये कानूनी अधिकार है, पेरेंट्स जिसको चाहे अपनी संपत्ति से निकाल सकते हैं। अब संविधान ने उनको हक दे दिया कि आपके जो प्रॉपर्टी है जो आपने बनाई है वो अपने पास रखो, चाहे दान करो या फेंको, कुछ करो, अपनी मर्जी है आपकी। तो सबसे पहले संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार, ये डबल टिक कर लेते हैं याद करने के लिए, कानूनी अधिकार रह गया। इस प्रकार वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आज की डेट में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। आपके मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक होता है फंडामेंटल, जो करना ही करना है। जैसे एक बच्चे का जन्म हो गया तो मौलिक कर्तव्य है पेरेंट्स का कि उसको खाने पीने के लिए चीजें मुहैया कराएं, उसकी केयर करें, उसका ध्यान रखें, ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार क्या होता है? आप इस देश में जन्म ले गए, आपको जिंदा रहने का अधिकार है। आप सिर्फ यहाँ जन्म ले गए ना, आपको जिंदा रहने का अधिकार है। आपको बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे मेरी मर्जी मैं किसी भी धर्म को मानूं, मेरी मर्जी मैं कहीं भी आऊं जाऊं, बशर्ते पैसे हों। ऐसा ना हो कि उठ के किसी 7 स्टार होटल में चले जाओ कि संविधान ने कह रखा कहीं भी आऊं जाऊं। पैसे हैं तो जा सकते हो, वरना नहीं। तो घूमने फिरने की आजादी, बोलने की आजादी। अब बोलने की आजादी का मतलब जिसका जो मन करे बोलो, लेकिन वो समाज के हित में होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा जो मन कर रहा है मैं बोलती जाऊं। मुझे ये भी देखना है कि जो मैं बोल रही हूँ उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं मेरी बातों से किसी धर्म विशेष के लोग आहत तो नहीं होंगे, कहीं मेरी इस जबान से, इन शब्दों से किसी खास जात पात के लोग आहत तो नहीं होंगे।
बोलेंगे। तो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन लिमिटेशंस में रहकर। ऐसा नहीं कि आप सरेआम किसी को गालियां दे रहे हैं और आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के, नहीं, ये सब इज्जत की पोस्ट है और कोई भी बैठा है, हमें एक रिगार्ड रखना है उस पोस्ट का। आदमी गलत काम कर रहा है, उस आदमी को आप कुछ भी कहिए, लेकिन उस पोस्ट की आप इज्जत करेंगे। तो ये चीजें हैं कि मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं असीम है कि भैया जो मन करे वो करो, नहीं, अधिकार है पर सीमा में है। चलिए, ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कल एक्सप्लेन कर दूंगी, ये कर्तव्यों वाला, क्योंकि इसमें 10 हैं और अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए अलग अलग सन में, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके तभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें ना आगे फिर डिटेल में आएंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, खत्म थोड़ी हुआ, यहाँ तो एक लाइन में एक्सप्लेन किया, ये फिर दोबारा पढ़ेंगे जब पूरा सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। ऐसे ही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य टॉपिक्स हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन संविधान की किताब का पहला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया गया। आज इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हाँ, 301 का भाग है 12वां, बता दूंगी मैं जब ये पढ़ाऊंगी ना, इसकी चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, खुश रहना और अपना पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा, ठीक है। थैंक यू।